हिंदवी उत्सव में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं। साथ ही मैं हिंदवी की समन्वयक अनुराधा शर्मा से अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर त्रिपाठी को हिंदवी की ओर से भेंट देकर उनका स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से सादर आग्रह करता हूं कि वे आशीर्वचन देकर हमें अनुग्रहित करें। मित्रों, रेख्ता और हिंदवी का ये उत्सव और ये आयोजन एक बहुत बड़े सांस्कृतिक उत्तराधिकार की जिम्मेदारी को संभालने का उद्योग है और ये मुझे इसीलिए इतना आकृष्ट करता है। इसकी जो टेक्निकल छवियां हैं वो छवियां आश्वस्त भी करती हैं और सच बात यह है कि मुझे परेशान भी करती हैं, डराती भी हैं। ये हिंदवी और रेख्ता, इसका संबंध मध्यकाल से है, मध्यकालीन साहित्य से है। ये और विशेष ध्यान देने की बात है कि इस युग में महान मुगल साम्राज्य के सानिध्य में के तहत और उससे पहले भी थोड़ा जो हमारे देश में महान सांस्कृतिक आंदोलन हुआ, भक्ति आंदोलन, उस भक्ति आंदोलन ने जो सांस्कृतिक उत्थान किया इस देश का, उसके वस्तु तत्व पर तो बहुत ध्यान दिया गया है, बहुत ध्यान दिया गया है लेकिन उसके रूप पक्ष पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। ये ध्यान कम दिया गया है कि उसने कितने प्रयोग किए हैं कलाओं में, चाहे वो स्थापत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे नाटक तो उतना नहीं, संगीत, नाटक, साहित्य, लोक रूप। अब इसके तो हमारे अशोक जी बैठे हुए हैं, नरेश जी बैठे हुए हैं, सब ज़्यादा जानते हैं सब चीज़ों को। लेकिन पहले जब मैंने डॉक्टर रामविलास शर्मा का ये वक्तव्य पढ़ा था कि तानसेन, ताजमहल और तुलसी ये तीनों उपलब्धियां हैं मध्यकाल की, तब मैं चौंका था और मैंने समझा तक शायद ये चौंकाने वाला वक्तव्य है डॉक्टर शर्मा का। लेकिन इन दिनों तानसेन के बारे में मैं क्या बता पाऊंगा, ताजमहल के बारे में ये जरूर है कि जब देखा तो लगा कि वो तो लिरिक है, लिरिक सुना था ताजमहल को, लेकिन देखा तो लगा वो महाकाव्य है ताजमहल। तुलसी को जरूर बार बार पढ़ता हूँ और मैं इस समय जो सबसे ज़्यादा अभिभूत हूँ उनसे कहना, अभिभूत शब्द बड़ा हल्का, बड़ा छोटा शब्द है, चिरकुट शब्द है तुलसी के बारे में कहना। लेकिन ये ज़रूर है कि उनके क्राफ्ट से, उनके रूप प्रयोगों से लगता है कि उनके वस्तु को तो बहुत ध्यान दिया गया है, लेकिन वो कितने बड़े क्राफ्टमैन थे। और कभी कभी हम गड़बड़ करते हैं, जो आदमी बड़ा भक्त हो गया, बड़ा कवि हो गया, गालिब बहुत बड़े कवि हो गए, मुझे लगता है गालिब के भी अगर फॉर्म पर ध्यान दिया जाए, उनके रूप पक्ष पर ध्यान दिया जाए तो अद्भुत लगेगा। बड़े बड़े रीतकालीन कवियों को इसे पढ़ाते, इतना ध्यान, रूप के प्रति इतने सावधान ये लोग हैं, इतने प्रयोग इन्होंने रूप के किए हैं। ये हिंदवी, रेख्ता, अब इस महान उत्तराधिकार की जिम्मेदारी समकालीन हिंदी संवेदना संभाल रही थी। इसके पहले जो कविताएं, समकालीन कविताएं हैं, उन कविताओं में जो छन करके पूरी मानवीय करुणा आई है, उसको किसी न किसी रूप में वहन कर रही थी उस संवेदना को। हमारे समकालीन कवियों की का जो सौंदर्य बोध है, उसकी जो पृष्ठ संवेदना भूमि है, उस पर विचार नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा गड़बड़ ये हो गया है
कि तकनीक को फिलॉसफी से अलग करके नॉलेज का पर्याय मान लिया गया है, तकनीक को ज्ञान का पर्याय मान लिया गया है, जबकि ज्ञान तकनीक नहीं है। तकनीक तो बड़ी बड़े कारनामे दिखा रहा है, तकनीक से बड़ा तथाकथित विकास हो रहा है, लेकिन उस विकास की दौड़ में जो इतना आगे बढ़ गए हैं, कुछ इतना पीछे रह गए हैं, उन पीछे वालों की चर्चा कौन करेगा, उन पीछे वालों की परवाह कौन कर रहा है। तमाम ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, लेकिन वो जो पान वाला है, जो कुलचे वाला है, जो छोले वाला है, जो रक्शी के पंचर करने वाला है, इसका क्या हुआ। इस संकट में जो सामने नहीं आ रहे हैं, जो पीछे हैं, सौंदर्य की घुट्टी उनके पास है। जब ये लिखा गया कि इतने पेड़ में इतने पत्ते, लेकिन एक पत्ता भी अतिरिक्त नहीं। जब ये लिखा गया, संगतकार जो पीछे बैठा हुआ है, जब डबलाल ने लिखा कि ये पेड़ करोड़ों चिड़ियों की नींद से बना हुआ है पेड़, जब नरेश सक्सेना ने लिखा कि मुर्दा जो हैं उनको बड़ा पानी चाहिए, उनको बहुत बर्फ चाहिए, जब बूढ़ों की लड़कियां लिखा गया, तो ये इसमें भी हमारी जो परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, जिसका मूल करुणा होती है, जो तकनीक जिसकी पूरी परवाह नहीं कर पाती है, बल्कि हो ये गया है कि ज्ञान तकनीक शोषक का हथियार, नया हथियार बन रहा है, और वहां पर ज्ञान उल्टा हो रहा है, ज्ञान करुणा का विरोधी हो रहा है। ऐसी हालत में हिंदवी और रेख्ता, मैं फिर कहना चाहता हूं, तकनीक बहुत अभिभूत करता है आयोजक को, लेकिन हमेशा उसकी एक पक्षता से खौफ खाते रहना, यही करोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। अब हम समझते थे कि इतिहास तो हमेशा विकास करता है। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि मार्क्सवाद ने और कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन ये मुझे आश्वस्त कर दिया कि इतिहास अंधी सुरंग नहीं है, बल्कि कार्य और कारण की एक परंपरा, श्रृंखला है इतिहास की। हम तो यही समझते थे, लेकिन कभी कभी इस कार्य और कारण की परंपरा से अलग होता है, कुछ आकस्मिक हो जाता है, होता वो भी कार्य कारण से, लेकिन हम उसको नहीं जानते, कहते थे एकाएक हो जाता, तोड़ दे। करोना वैसे ही था। जो कविता शब्दों से लिखी जाती है, कल्पना कीजिए अगर वही कविता सामने आ जाए तब क्या करेंगे आप। छोटे बच्चे पर बड़ी कविताएं लिखते हैं, अच्छे अच्छे। रविन्द्र लिखा ना कि गोद में बच्चा लिए बस में चढ़ती औरत, मुझ में कुछ घसीटता सा चला गया। लेकिन मुगल सराय के प्लेटफार्म पर एक औरत मृत्यु भूखी मर गई। युवती माँ थी, उसका बच्चा 1 साल का था, बोल नहीं पा रहा था। वो जानता ही नहीं था कि मौत क्या होती है। वो समझता था बोल क्यों नहीं रही है, उसको जगा रहा था, हार जाता था, फिर घूमने लगता था। ये कविता सामने आ गई, अब क्या करेंगे। वो समय आ गया, और यही समय नहीं आ गया, एक समय और आ गया। कविताएं पुरानी लिखी गई हैं, दशकों पहले कविताएं, कुछ कविताओं का जिक्र किया। 2 दशक 2.5 दशक पहले हम लोग बैठे एक बार बहस कर रहे थे, ये जो मुसलमान कविता है देवी प्रसाद मिश्र की, अच्छी कविता है कि बुरी कविता है। लोग कह रहे थे बड़ी अच्छी कविता, मैं अच्छी मानता था, इतनी अच्छी नहीं मानता था। बड़ी बहस हुई। अब मैं सोचता हूं कि क्या, ये तो कई दशक पहले कविता है, आज यह कविता कितना जोखम है
और अब इस कविता की जो व्याख्या होगी, जो इस कविता का अर्थ होगा, उस नए जो हम आगे बढ़ गए हैं उसके अर्थ को लेकर के होगी, समाविष्ट करके होगी। समय आज तो कोई नाम नहीं लेता मुसलमान का। राजेश जोशी की कविता, वे सब मारे जाएंगे जो अपराधी हैं, वे सब मारे जाएंगे जिनके कमीज में दाग नहीं है, एकदम से पुरानी कविता नई कविता हो गई। इसलिए ये इतिहास की टूटन, ये श्रृंखला का तोड़न कविता में भी संकट पैदा करता है। लेकिन कविता के पास जब तो करुणा है, करुणा की एकाधिकार जिम्मेदारी कविता और सांस्कृतिक कलाओं पर है। हम लिखते रहें, सबसे बड़ी बात है मिलते रहें, और हिंदवी और रेखता और कुछ ना हो, यही अपने आप में ऐतिहासिक महत्व है कि वो आज सभा में इतने लोगों को इकट्ठा कर रही है। बहुत दिनों के बाद हम इतनी बड़ी संख्या में, इसके पहले एक संख्या में वो डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी के समारोह में इकट्ठा हुए थे, आज शायद उससे भीड़ कम नहीं है, ज़्यादा है। अच्छी बात है, ये विकास है। और क्या, कुछ नहीं। हमें खबर है कि हम हैं चिराग आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। बड़ा अच्छा लगता है ना, उजाला स्वागत योग्य है ना। जरा आखिर शब चिराग से पूछिए कि उसके लिए उजाला क्या है। बिस्मिल सईदी का शेर है, हमारे समय के थे, बड़े शायर, उर्दू वाले बहुत जानते हैं। और प्रॉब्लम यही नहीं, परेशानी है, परेशानी एक और है। वो जो चिराग आखिरी शब था, वो पहले से जान गया है कि मैं गैर जरूरी होने जा रहा हूं। ये लोग भूल जाएंगे कि जब सूर्य नहीं था, जब घोर अंधकार था, तब मैं जल रहा था। अब उजाला जब आ जाएगा तो उजाला है, स्वागत है, लेकिन उजाला कैसा होगा, इसके प्रति चिराग आखिरी शब आपको डरा नहीं रहा है, केवल आपको सावधान और सतर्क और अधिक उद्योगी होने की बात कर रहा है। धन्यवाद।